जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया की ज्यादातर आबादी, आप कह सकते हैं, जंगलों में ही रह रही थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसने इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल दिया। एक ऐसी दुनिया जहां शहर बाकायदा प्लानिंग से बसाए गए थे, नालियां जमीन के नीचे थीं और हर एक घर किसी खास नियम से बना था। तो चलिए आज हड़प्पा सभ्यता के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे पटरियों के नीचे एक पूरी दुनिया दबी हुई मिली। फिर हम उनके प्राचीन महानगरों के खाके यानी उनकी कमाल की इंजीनियरिंग को समझेंगे। इसके बाद एक बड़ा सवाल, अनदेखे शासक। आखिर कौन थे वो लोग जो इसे चलाते थे? फिर बात होगी पानी और व्यापार के महारथियों की, यानी उनकी इकोनॉमी की। और आखिर में सबसे बड़ा रहस्य, खामोश पतन, कि ये सब खत्म कैसे हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस शानदार सभ्यता की कहानी का पहला पन्ना जानते हैं कहां से खुलता है? एक एक्सीडेंटल खोज से। एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़े रेलवे की पटरियों के नीचे दबे हुए थे। देखिए, कहानी शुरू होती है 1829 में। एक ट्रैवलर थे, चार्ल्स मैसन। उन्होंने कुछ अजीब से ईंटों के टीले देखे, पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर आया साल 1856। अंग्रेज इंजीनियर रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में इतिहास के सबूतों को उखाड़कर ट्रैक के नीचे गिट्टी की तरह इस्तेमाल कर लिया। सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी सभ्यता रेलवे ट्रैक के नीचे बिछ गई। शुक्र है 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल की टीम ने जब खुदाई शुरू की, तब जाकर दुनिया को पता चला कि उन पटरियों के नीचे असल में क्या दबा था। और ये जो 1924 की अनाउंसमेंट थी ना, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी। इसने तो भारत के इतिहास को लेकर सारी धारणाएं ही बदल दी। एकदम से भारत का इतिहास 2000 साल और पुराना हो गया। पूरी दुनिया को मानना पड़ा कि भारत में भी मिस्र और मेसोपोटामिया के टक्कर की एक महान शहरी सभ्यता थी। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सभ्यता को सबसे खास बनाती है, और वो है इनकी इंजीनियरिंग और शहरी प्लानिंग। सच कहूं तो ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे देखकर आज के मॉडर्न अर्बन प्लानर्स भी हैरान रह जाते हैं। और उनकी जीनियस इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? ये एक सिंपल सा नंबर, 1 2 4, 1:2:4। ये उनकी हर ईंट का अनुपात था। सुनने में लगता है कि ये सिर्फ एक ईंट है ना? लेकिन ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये ईंटें भट्टियों में पकाई जाती थीं, धूप में नहीं सुखाते थे, इसीलिए ये हजारों साल तक टिकी रहीं। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि कश्मीर से लेकर गुजरात तक, यानी लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली इस सभ्यता में हर एक ईंट का साइज और रेशियो एकदम एक जैसा था। ये एक ऐसी सेंट्रलाइज प्लानिंग की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं? ये शायद दुनिया के पहले ऐसे शहर थे जिन्हें किसी शतरंज की बिसात की तरह एक ग्रिड सिस्टम पर बसाया गया था। मतलब मेन सड़कें एकदम सीधी नॉर्थ से साउथ और छोटी गलियां उन्हें ठीक 90 डिग्री पर काटती थीं। और कमाल की बात तो ये है कि सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि जब हवा चले तो वो खुद ब खुद सड़कों की धूल उड़ाकर शहर से बाहर ले जाए। सोचिए, एक नेचुरल स्ट्रीट क्लीनिंग सिस्टम। और अब देखते हैं उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा शाहकार, मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। देखिए, ये कोई मामूली तालाब नहीं था। इसे पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए ईंटों के ऊपर पहले जिप्सम का प्लास्टर किया गया और फिर उसके ऊपर प्राकृतिक डामर यानी बिटुमिन की एक मोटी परत चढ़ाई गई। ये दुनिया में वाटरप्रूफिंग का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है, और वो भी आज से लगभग 5000 साल पहले। इस बात से अंदाजा लगाइए कि वो अपने वक्त से कितना आगे थे। एक तरफ हड़प्पा के शहर थे करीब 2500 ईसा पूर्व में, जहां हर घर में अपना बाथरूम था, ढकी हुई नालियां थीं और उन नालियों की सफाई के लिए मैनहोल भी बने थे। और दूसरी तरफ इससे हजारों साल बाद 18वीं सदी का पेरिस और लंदन, जहां सड़कों पर खुले में गंदगी फेंकी जाती थी और नालियां खुली होती थीं। कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता। सवाल ये उठता है कि इसे चला कौन रहा था, क्योंकि यहां मिस्र के फराओ जैसे राजा महाराजाओं का कोई सबूत ही नहीं मिलता। और यहीं पर हड़प्पा का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। इतनी खुदाई के बाद भी न कोई महल मिला, न कोई सोने का सिंहासन और न ही किसी राजा की कोई बड़ी सी मूर्ति। तो फिर वो कौन सी अनदेखी ताकत थी जिसका बनाया हुआ नियम कानून 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इतने बड़े इलाके में एक जैसा चलता था? इस पर एक्सपर्ट्स के पास 3 मेन थ्योरीज हैं। पहली ये कि शायद कोई पुजारी राजा था
एक धार्मिक गुरु जो राज भी करता था, जैसा कि एक मशहूर मूर्ति से अंदाजा लगाया जाता है। दूसरी थियोरी ये है कि हो सकता है अमीर व्यापारियों की एक कमेटी, एक काउंसिल रही हो जो मिलकर सारे फैसले लेती थी, जैसे आज के ज़माने में किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। और तीसरी थ्योरी ये है कि शायद हर शहर की अपनी अलग सरकार थी, लेकिन वो सब एक कॉमन रूल बुक फॉलो करते थे। अब सच जो भी हो, एक बात तो तय है, उनके शहरों का जो लेआउट है ना, वो हमें उनके समाज के बारे में कुछ इशारे जरूर देता है। हर शहर को आप देखेंगे तो वो दो हिस्सों में बटा था। एक था ऊंचा, किले जैसा हिस्सा, जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। माना जाता है कि यहाँ रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग रहता होगा। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग, व्यापारी और कारीगर रहते थे। तो ये तो हुई शहर और समाज की बात। अब जरा देखते हैं कि इस पूरी सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक इंजन क्या था। वो कौन सी ताकत थी जो इसे चला रही थी, क्योंकि ये लोग सिर्फ बेहतरीन बिल्डर्स ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े व्यापारी भी थे। उनकी पूरी इकोनॉमी एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन पे चलती थी। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग हज़ारों किलोमीटर दूर तक ट्रेड करते थे। जैसे कि सोना, वो आता था दक्षिण भारत की कोलार की खानों से, तांबा आता था राजस्थान की खेतरी माइंस से, और लैपिस लजूली जैसा कीमती पत्थर वो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया के पहले ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स में से एक था। और जब ये कच्चा माल इनके पास पहुंचता था तो ये लोग उससे कमाल की चीज़ें बनाते थे। जैसे मूर्तियां बनाने के लिए उन्होंने लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसमें क्या होता है, पहले मोम का एक मॉडल बनाते हैं, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर एक सांचा तैयार करते हैं, फिर उसे गर्म करके मोम को पिघलाकर बाहर निकाल देते हैं और उस खाली सांचे में पिघला हुआ ब्रॉन्ज यानी कांसा भर देते हैं। जो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ना, वो इसी एडवांस टेक्निक से बनाई गई है। और इनका ट्रेड सिर्फ जमीन के रास्ते नहीं होता था। गुजरात में जो लोथल नाम की जगह है, वहां दुनिया का सबसे पुराना टाइडल डॉकयार्ड यानी ज्वारीय बंदरगाह मिला है। इसका मतलब यह है कि वो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे को अच्छी तरह समझते थे, और उन्होंने लकड़ी के लॉक गेट सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिससे जहाज का लेवल पानी के साथ ऊपर नीचे हो सके और वो आसानी से बंदरगाह के अंदर आ सके। ये कुछ वैसी ही टेक्नोलॉजी है जो आज पनामा कैनाल जैसी जगहों पर इस्तेमाल होती है। और इस बात का सबूत हमें सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में भी मिलता है। वहां मेलुहा काम की एक बहुत अमीर जगह का जिक्र आता है, जहां से बड़े बड़े जहाज व्यापार के लिए आते थे। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। मतलब उस जमाने की ग्लोबल इकोनॉमी में भारत एक बहुत बड़ी पावर था। तो करीब 700 सालों तक इतनी तरक्की करने के बाद ये महान सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? चलिए अब इसके सबसे बड़े और सबसे आखिरी रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सालों तक एक थ्योरी चलती थी आर्यन आक्रमण की, कि बाहर से आए लोगों ने हमला करके इसे खत्म कर दिया। लेकिन मॉडर्न साइंस, खासकर डीएनए सबूतों ने इस थ्योरी को लगभग खारिज कर दिया है। जो कंकाल मिले हैं उन पे लड़ाई झगड़े के कोई निशान नहीं है। तो पता चलता है कि असली मुजरिम कोई इंसान नहीं बल्कि क्लाइमेट था। हुआ ये कि जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ हलचल हुई, जिसकी वजह से नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। उनकी जो लाइफलाइन थी, विशाल सरस्वती नदी, जिसके किनारे उनकी 60% से ज्यादा बस्तियां थीं, वो धीरे धीरे सूखने लगी। उसी समय मॉनसून का पैटर्न भी बदल गया, वो बहुत कमजोर हो गया। अब बिना पानी के खेती हो नहीं सकती थी। फूड चेन पूरी तरह से टूट गई और आखिरकार लोगों को अपने बसाए हुए शानदार शहरों को छोड़कर वहां से जाना पड़ा। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग पूरी तरह खत्म नहीं हुए। उन्होंने बस खुद को बचाने के लिए जगह बदल ली। जब उनके शहर रहने लायक नहीं बचे तो वो वहां से निकलकर पूरब और दक्षिण की ओर गंगा के मैदानों की तरफ चले गए। तो सभ्यता मरी नहीं, उसने बस अपना पता बदल लिया। लेकिन उनकी कहानियां, उनकी भाषा और सबसे बढ़कर उनकी लिपि, वो आज भी एक ताले में बंद है और एक ऐसी चाबी का इंतजार कर रही हैं जो आकर उनके आखिरी रहस्य को हमेशा के लिए खोल दे।